बहन जिनके हाथों में हुनर है, जो कुशल मजदूर है, उनको काम आता है, हम उनकी सूची बना रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, पोर्टल बना रहे हैं। एक तरफ ये कुशल मजदूर और दूसरी तरफ वो कल कारखाने, अधोसंरचना के क्षेत्र में होने वाले काम जिनमें कुशल मजदूरों की आवश्यकता है। जिनको आवश्यकता है वो कल कारखाने, अधोसंरचना का काम करने वाले अपनी आवश्यकता इस पोर्टल पर दर्ज कराएंगे, और जिनको काम चाहिए उनकी सूची होगी। तो जिनको काम चाहिए और जो काम देने वाले, रोजगार देने वाले, उनके बीच सेतु बन जाएगा ये पोर्टल, रोजगार सेतु। मेरे प्रिय मजदूर बहनों और भाइयों, हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि हम आपको रोजगार उपलब्ध कराएं। मेरे प्रवासी मजदूर भाइयों और बहनों, हम एक फैसला और कर रहे हैं कि अब कोई मजदूर अगर बाहर के प्रदेश में काम करने जाएगा तो ये जरूरी होगा कि वो कलेक्टर के पास एक व्यवस्था हम बना रहे हैं, वहां रजिस्ट्रेशन करवा कर जाए, ताकि हमें पता रहे कि हमारे प्रदेश का कौन मजदूर भाई बहन कहां है, ताकि हम उनका ध्यान रख सकें। हम प्रवासी मजदूर कमीशन भी बनाने जा रहे हैं दीर्घकालीन समाधान के लिए। हर एक ये चाहता है कि उसके प्रदेश में, गांव के आसपास ही अगर उसे काम मिल जाए तो क्यों बाहर जाना पड़े। एक नया प्रयास हम प्रारंभ करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा लोकल को वोकल बनाना है, यहां लोकल ही काम मिल जाए। इसके लिए कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, लघु उद्योगों का जाल बिछे और वहां मेरे मजदूर भाइयों और बहनों को काम मिल जाए। इस अभियान पर भी हम लगेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, संकट की इस घड़ी में महिला स्वास्थ्य सहायता समूहों ने कमाल का काम किया है। मास्क बनाने के काम में लगी है मेरी बहनें, और ये काम लंबे समय तक चलेगा। उनके बनाए हुए मास्क प्रदेश की सरकार खरीद लेती है, उनको रोजगार मिलता है, लोगों को मास्क मिलते हैं। हमने फैसला किया कि हम स्कूल की जो यूनिफॉर्म इस साल बनने वाली है वो अपनी बहनों से ही बनवाएंगे। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से लगभग 360 करोड़ रुपए की राशि इसके कारण उनके खाते में जाएगी। हम पोषण आहार जो आंगनवाड़ियों में देते हैं वो भी इन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप से बनवाएंगे। लगभग 1400 करोड़ रुपए का काम मिलेगा और मेरी बहनों की आमदनी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। मेरी बहनों, सेल्फ हेल्प ग्रुप का बैंक लिंकेज, कम ब्याज लगे इसके लिए योजना, वो मैं जल्दी लाने वाला हूं। लेकिन लॉकडाउन के कारण मेरे वो व्यवसायी भाई और बहन, छोटे व्यवसायी, गुमटी में, हाथ ठेले में, फुटपाथ पर रखकर सामान बेचने वाले, इनके काम धंधे कई दिनों से ठप पड़े। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एक अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। जल्दी हम रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाले हैं ऐसे बहनों और भाइयों का। हाथ ठेले, फुटपाथ, छोटी गुमटी, नाई भाई, दर्जी भाई, छोटे छोटे व्यवसाय में लगे लोग जिनका काम धंधा चौपट हो गया है, उनको 10,000 रुपए तक की राशि बैंकों से दिलवाएंगे और उसकी गारंटी हम लेंगे लोन चुकाने की। और
प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 7% ब्याज भी हम भरेंगे। उनको सब्सिडी की योजना भी बना रहे हैं। चिंता मत करना, भरपूर कोशिश करूंगा कि आपके काम धंधे फिर से खड़े हो जाएं और आपकी जिंदगी को फिर रफ्तार मिले। हमने संकट की इस घड़ी में अपने किसानों को सहयोग देने में कोई कसर नहीं रखी है। मेरे अन्नदाता बहनों और भाइयों, बाकी उद्योग ठप हो गए, लेकिन मैं आपको बधाई देता हूं, अन्न के उत्पादन के सारे रिकॉर्ड आपकी मेहनत ने तोड़ दिए। गेहूं का बंपर उत्पादन, मैं जब मुख्यमंत्री बना, गेहूं खरीदी की पिछली सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की थी। आनन फानन में व्यवस्थाएं खड़ी की गई। अंदाज हमारा था पिछले साल लगभग 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। 100 लाख मीट्रिक टन के बारदानी, व्यवस्थाएं, भंडारण। लेकिन अन्नदाताओं कमाल कर दिया आपने तो। अब तक 1,22,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। चारों तरफ गेहूं गेहूं, रखने का स्थान नहीं है। लेकिन वो चिंता ना करें। जिन जिलों में खरीदी देर से शुरू हुई और पूरी नहीं हो पाई, उनकी तिथि जिलों की आवश्यकता के हिसाब से हम बढ़ा देंगे। अगर किसी जिले में कोई केंद्र खरीदी, कोई किसान शेष होगा, तो उसके गेहूं को भी खरीदने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन केवल गेहूं नहीं, गेहूं के साथ साथ चना, मसूर, सरसों, इसकी खरीद भी चालू है। हमारे बुंदेलखंड में, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर जैसे जिलों में भी चने के साथ थोड़ा तिवड़ा आ गया। अब तिवड़ा केसरी दाल कहलाता है। स्वास्थ्य विभाग उसको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानता है, इसलिए तिवड़ा मिश्रित चने की खरीद नहीं हो पाई। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 2% तक तिवड़ा अगर होगा तो अब उसकी खरीदी की अनुमति दी जाएगी। इसलिए वो खरीदी भी हम प्रारंभ करेंगे। एसएमएस आपके पास आएंगे। चूंकि देर होगी, इसलिए इस खरीदी की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। 30 जून के काफी पहले निपटा लेंगे, क्योंकि 15-20 के आसपास मानसून आने वाला है। लेकिन कोई रह जाए तो 30 जून तक खरीदेंगे। हमने ये फैसला भी किया है, किसानों को केवल 0% ब्याज पर ही कर्ज दिया जाएगा। बाकी राशि हम भरते हैं अपने खजाने से। पिछली सरकार ने इसे बंद कर दिया था। आज 31 मई है। कई किसान चिंतित थे कि अभी खाते में गेहूं की खरीदने के बाद पैसा नहीं आया। चना, मसूर, सरसों की खरीदी चल रही है। ऐसे में कर्ज नहीं चुकाए तो ओवरड्यू हो जाएंगे, ब्याज ज्यादा लगेगा। अब वो ऋण चुकाने की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर रहे हैं, ताकि आपको 0% ब्याज का लाभ लगातार मिलता रहे। और जिन किसानों का सहकारी बैंकों का लोन था, आधी राशि गेहूं की खरीद के बाद काटने की व्यवस्था थी, उसमें भी यह फैसला पहले ही कर लिया कि तत्काल उनको 0% ब्याज पर आधी राशि फिर वापस मिल जाए, तो नगद की कमी उसको ना हो। ब्याज तो अब हम चुकाएंगे, आप चिंता क्यों करते हैं। किसान को कोई दिक्कत ना हो, इसकी हर संभव कोशिश हमने की है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण
व्यवसायियों के व्यवसाय ठप है। लेकिन दुकान में बिजली तो जली नहीं, दुकान चली नहीं, फिक्स चार्ज आ गए। हमने उसका भी रास्ता निकाला है। सभी गैर घरेलू गैर औद्योगिक की निम्न दाव एवं उच्च दाव औद्योगिक उपभोक्ताओं जैसे दुकानें, शोरूम, अस्पताल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, पार्लर, एमएसएमई और बड़े उद्योग आदि के माह अप्रैल से जून 2020 तक के फिक्स चार्जों की वसूली हमने स्थगित कर दी है। अक्टूबर माह से 6 किस्तों में बिना ब्याज के जब व्यवसाय चल जाएगा तब उसकी वसूली होगी। लगभग 12 लाख व्यवसायी भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा और लगभग 700 करोड़ रुपए की राशि की वसूली स्थगित की जा रही है। ऐसे घरेलू उपभोक्ता, घरों में बिजली जलाने वाले, जिनके बिजली के बिल अप्रैल माह में 100 रुपए से कम आए थे, किंतु मई, जून, जुलाई माह में जिनके 100 से अधिक आए, ये 100 रुपया बिजली का बिल देने वाले, संबल के हितग्राही, इनके भी काम धंधे ठप रहे। इसलिए 2 महीने मई और जून का बिल उनसे 100 रुपए के स्थान पर केवल 50 रुपया लिया जाएगा। मई, जून और जुलाई माह में जिनके 100 रुपए से बिल आए हैं लेकिन 400 रुपए से कम, उन्हें मई, जून और जुलाई माह के बिल की राशि के स्थान पर सिर्फ 100 रुपया प्रतिमाह भुगतान करना होगा। मेरे बहनों और भाइयों, जिन घरेलू उपभोक्ताओं के इससे भी ज्यादा राशि के बिल आए हैं, मैंने ये कहा है कि उनसे केवल आधी राशि वसूल होगी, बिलों की जांच करवाई जाएगी। गलत बिल मैं नहीं लेने दूंगा। मैंने स्वयं सस्ती बिजली की योजना प्रारंभ की थी कि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। जो उपभोक्ता अप्रैल और मई माह के बिलों का भुगतान नियत तिथि तक करेंगे, उन्हें 1% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। सभी 3 फेस उपभोक्ताओं को लॉकडाउन की अवधि में आवेदन देने के 7 दिन बाद से कॉन्ट्रैक्ट डिमांड में कमी की सुविधा दी गई थी। यह सुविधा लॉकडाउन समाप्त होने के 15 दिन बाद तक की अवधि के लिए चालू रहेगी। संकट के समय सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं ग्रामीण क्षेत्र के अपने बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं, हमने एक बहुत अच्छी योजना बनाई थी, पंच परमेश्वर, जिसके अंतर्गत
गांव में विकास के काम होते थे। पिछली सरकार ने यह पंच परमेश्वर योजना बंद कर दी थी। गांव के पंचायतों के विकास को ग्रहण लग गया था। लेकिन यह सरकार अब यह फैसला कर रही है कि पंच परमेश्वर योजना पुनः प्रारंभ की जाएगी। 1555 करोड़ रुपए की राशि हम पंचायतों के खाते में डाल रहे हैं। 75% राशि नवीन निर्माण के कार्यों में खर्चा करें। सीमेंट, कंक्रीट, रोड, पक्की नाली, गौशाला निर्माण, रपटा, पुलिया, जो काम चबूतरा जरूरी हो वो काम करें। गांव के विकास को थमने नहीं दिया जाएगा। इसमें से 10% राशि पेयजल के लिए हम सुरक्षित कर रहे हैं। नल जल योजनाओं का संधारण से लेके जो अनेकों महत्वपूर्ण काम है पीने के पानी के, वो भी होंगे। 7.5% संधारण के कार्यों में और 7.5% कार्यालयीन व्यय के लिए रहेगी। लेकिन केवल पंचायतें नहीं, शहरी क्षेत्र का विकास भी पिछली सरकार ने अवरुद्ध कर दिया था। हम शहरों के विकास के लिए 330 करोड़ रुपए की राशि जारी कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। शहरों का विकास भी बाधित नहीं होने दिया जाएगा। मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहता हूं, संकट का समय था। इस संकट के समय को राष्ट्र मंगल के पर्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया अवसर बना दिया। उन्होंने हमें एक मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। आज ही उन्होंने कहा हमारे गांव, कस्बे, शहर अगर आत्मनिर्भर होते तो मजदूरों को क्यों बाहर जाना पड़ता। 20 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसकी योजना हमने तैयार कर ली है। जल्दी उसका ड्राफ्ट लेके आपके सामने आऊंगा और मध्य प्रदेश के विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। स्थानीय तौर पर चीजें बने, हमारी जरूरतें हमारे गांव में, आसपास के गांव में पूरी हो जाएं, इसका प्रयास किया जाएगा। और मैं आप सबसे अपील करता हूं, गांव को स्वावलंबी बनाना है तो अपने गांव में और आसपास बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करें। मैं भी भरसक ये प्रयास करूंगा, जो चीजें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, जो चीजें हमारे आसपास के कारीगर बनाते हैं, हमारे आसपास के छोटे छोटे कारखाने बनाते हैं, हम उसका इस्तेमाल करें ताकि हमारी उद्योग खड़े हो सके। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एक मंत्र है हमारे लिए, जिसको हमको नीचे साकार करना है और हम मिलकर इस काम को करेंगे। ये संकट का समय था, लेकिन हमने कोशिश की काम सबको मिले, किसी गरीब की थाली खाली ना रहे, हर मरीज को इलाज मिले, हर गरीब को हक मिले। राशन की आपूर्ति इसलिए लगातार जारी है। प्रवासी मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं थे, लेकिन राशन मिलेगा। पहले 3 महीना, फिर 2 महीना, फिर आगे का भी राशन प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे उनको भी हम दे रहे हैं।
इस अल्प अवधि में अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत 3,36,00,000 से अधिक राज्य के निवासियों को 22,400 करोड़ रुपए से भी अधिक की सहायता प्रदान की गई है। ये आपका हक है। मित्रों, अब लॉकडाउन से हम अनलॉक की तरफ जा रहे हैं। आज भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यह लॉकडाउन का अगला चरण कैसा होगा, उसका विवरण मैं आपके सामने दे रहा हूं। इसमें चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करनी है और इसलिए जिलों में अधिक प्रभावित जो मोहल्ले, कॉलोनी या कोई गांव होगा तो गांव का भी मोहल्ला ये कंटेनमेंट एरिया होंगे। इनमें 30 जून 2020 तक लॉकडाउन यथावत जारी रहेगा। लॉकडाउन की तारीख बढ़ाकर हम 30 जून कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भी, लेकिन कंटेनमेंट एरिया बंद रहेगा। भावी अत्यावश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा पूरा प्रदेश सामान्य रहेगा। लेकिन रात में पूरे मध्य प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर दिनांक 8 जून 2020 से गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। हमारे धार्मिक स्थल, किसी भी उपासना पद्धति के हों, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, अलग अलग उपासना स्थल, पूजा स्थल खोले जाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट, अन्य आतिथ्य सेवाएं ये भी प्रारंभ कर दी जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खोल दिए जाएंगे। लेकिन शैक्षणिक सभी संस्थाएं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि को खोलने का निर्णय सभी लोगों से, स्कूल कॉलेज में पालक भी सम्मिलित रहेंगे। उनसे परामर्श के बाद जुलाई माह में इनको खोलने का फैसला किया जाएगा। जून में पूरी तरह से बंद रहेंगे, जुलाई में परिस्थिति का विचार करके फैसला लेंगे। लेकिन 12वीं की परीक्षाओं के लिए विद्यालय खोले जाएंगे। इस दौरान सभी क्षेत्रों में कुछ गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेगी। इनको प्रारंभ करने की तिथि के बारे में निर्णय बाद में किया जाएगा। सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार,
ऑडिटोरियम, सभा कक्ष, मैरिज गार्डन इत्यादि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और अन्य बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। राज्य में और राज्य के बाहर आने जाने वालों के लिए जो वाहन से आते जाते हैं, अब किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं होगी। बिना पास के वो आ जा सकेंगे। हम पास चेकिंग की व्यवस्था कल से पूरी तरह से समाप्त कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली, उनका संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। 7 जून को इस पर निर्णय लिया जाएगा। पूरे प्रदेश में फैक्ट्री के संचालन में और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवहन हेतु बसें संचालित करने की अनुमति होगी। राज्य के अंदर सार्वजनिक परिवहन की बसें केवल इंदौर, उज्जैन और भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50% क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी। इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजारों की 1/4 दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। भोपाल के बाजारों की 1/3 दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। देवास, खंडवा नगर निगम तथा धार एवं नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। स्टैंड एलोन दुकानें व मोहल्लों की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। लेकिन जावद जैसा शहर जहां अभी बीच में पॉजिटिव प्रकरण ज्यादा आए, उसको हमने पूरी तरह से बंद किया है। वहां दुकान नहीं खुलेंगी। सभी शासकीय और प्राइवेट कार्यालय इंदौर, उज्जैन और भोपाल नगर निगम क्षेत्र में 50% कर्मचारियों के साथ और शेष प्रदेश में पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। उन्हें स्क्रीनिंग और स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा। थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास द्वारों और सामान्य क्षेत्रों में किया जाएगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। कार्यस्थलों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों में और कर्मचारियों में पर्याप्त दूरियां हो, पारियों के बीच पर्याप्त अंतराल हो और कर्मचारियों के भोजन के अवकाश का समय अलग अलग हो। सार्वजनिक स्थानों पर मैं फिर कहना चाहता हूं, कोविड का संकट अभी टला नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आगाह किया है, असावधानी अगर बरती तो संकट और गहरा हो जाएगा और इसलिए कुछ सावधानियां हमें रखनी है। सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों में और परिवहन के दौरान
फेस कवर मतलब मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। 2 गज की दूरी मतलब 6 फीट की दूरी आवश्यक रहेगी। सभी दुकानों और ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी दुकानें सुनिश्चित करेगी। एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों को दुकान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। विवाह संबंधी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति भाग नहीं लेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि का सेवन वर्जित होगा। और 65 वर्ष से अधिक आयु के हमारे सीनियर सिटीजन, सहरोगिता वाले व्यक्तियों, मेरी गर्भवती बहनों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक एवं स्वास्थ्य कारण को छोड़कर घर पर रहने की मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम थकेंगे नहीं, बढ़ेंगे। हम हारेंगे नहीं, जीतेंगे। लेकिन बात समाप्त करने के पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक जंगल में एक साधु बाबा रहते थे। दुनिया से कोई मतलब नहीं था। उनके जंगल में कई पक्षी भी आया करते थे। बाबा दाने भी चुगाया करते थे। पक्षियों के कलरव से गूंजता था आश्रम। शिकारी की एक नजर लग गई। उसने देखा कि यहां पक्षी बहुत है। वो अपने साथ दाना लेकर आने लगा। वो दाना डालता, दाना चुगने पक्षी जैसे दानों पर बैठते, वो अपना जाल बिछाता, पक्षी जाल में फंस जाते और पकड़ के ले जाता। स्वामी जी महाराज जी को बड़ा दुख होता, साधु बाबा को दुख होता। उन्हें एक दिन पक्षियों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं इस शिकारी के जाल में फंसने से बचने का। उस मंत्र को अगर तुम रट लोगे तो इसके जाल में नहीं फंसोगे। पक्षी खुश हो गए। पूछा, बाबा मंत्र क्या है? तो बाबा ने कहा, मैं कहता हूं तुम भी कहो, रट लो। शिकारी आएगा। सब पक्षियों ने कहा शिकारी आएगा, दाना डालेगा। सब ने कहा दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तो फिर सब ने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षी गाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। दूसरे दिन शिकारी फिर आया। पक्षी देख के चिल्लाए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने सोचा कि सब शायद पक्षी समझ गया, अब अपना दांव नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी सोचा कि दाना डाल के देखते हैं। जैसे ही दाने डाले, पक्षियों की नजर दानों पे गई और उड़ के पक्षी दानों की तरफ जाने लगे और जाते जाते भी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। कहते कहते दानों पे बैठ गए। शिकारी ने फिर जाल बिछाया और पक्षियों को पकड़ के ले गया। लेकिन जाल में फंसे हुए पक्षी फड़फड़ाते हुए कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, कोरोना से बचने का मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। सामाजिक दूरी नहीं,
फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, 6 फीट की दूरी, मास्क लगाना, हाथ साफ करते रहना बार बार साबुन से, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना, यह मंत्र है। अगर इसका पालन कर लिया तो कोरोना हमें पराजित नहीं कर सकता। अब ये मंत्र तो आपको पता है। मास्क लगाएंगे, हाथ बार बार धोएंगे, 6 फीट की दूरी रखेंगे, सार्वजनिक जगह नहीं थूकेंगे। लेकिन अनलॉक की स्थिति है अब, और भीड़ में आप निकल पड़े, एक दूसरे के पास खड़े हो गए, मास्क नहीं लगा तो किसी ने खांसा, किसी ने छींका, तो आप मानो कि शिकारी, कोरोना शिकारी के जाल में फिर फंस जाओगे। और इसलिए मैं फिर अपील कर रहा हूं, बचने का एक ही मंत्र, हम इन चीजों का पालन करें तो हम कोरोना को पराजित करके इसको समाप्त कर देंगे। और केवल कहते ही रहे कि फेस कवर लगाएंगे, मास्क लगाएंगे, लगाया नहीं तो ये शिकारी फिर अपने जाल में फांस लेगा, फिर अस्पताल जाना पड़ेगा, और समय पर नहीं पहुंचे तो फिर ये जिंदगी के लिए भी खतरनाक होगा। मारना है कोरोना को, और इस मंत्र को साकार करना है। अपने शहर में, अपने गांव में, अपने बाजारों में, ये जवाबदारी आपकी है। हम और आप साथ मिलकर लड़ेंगे, उसको पूरी तरह से समाप्त करके ही दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।